जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने देखा लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने फॉर लूप देखी थी। हमने ये देखा था कि कोई भी टास्क को रिपीटेड अगर पर बनाना है, कोई रिपीटेड टास्क है तो उसे परफॉर्म करने के लिए हम फॉर लूप का उपयोग कर सकते हैं। फॉर लूप में आप कोई एक सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं लेट से, और साथ ही साथ उसे इनिशियलाइज कर देते हैं जहाँ से आप अपना इटरेशन स्टार्ट करना चाहे 1 2 3 मे बी 0, एंड देन जो दूसरी वैल्यू पैरामीटर जो लेता है वो है आपकी कंडीशन। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी लूप जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, आपकी जो लूप है रन होती रहेगी। और जो तीसरी वैल्यू जो पैरामीटर आपकी जो लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर लूप लेती है वो है इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, जहाँ से आप जो आपका इनिशियल वेरिएबल है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, और वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला वेरिएबल जो है तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। और साथ ही साथ आप कोड की बॉडी में लिखते हैं, फॉर लूप की बॉडी में लिखते हैं जो टास्क आपको रिपीटेड करना है। तो इस तरह से हमने लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर का देख लिया। जावास्क्रिप्ट के आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लूप को किस तरह से बैकवर्ड इटरेशन दिया जाता है, किस तरह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका इटरेशन कर सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल ऑपरेटर के साथ हमने देखा था। अब डिक्रीमेंटल ऑपरेटर के साथ हम देख लेते हैं कि उसकी जो आई की वैल्यू है वो हर बार कम होती रहेगी। वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। साथ ही साथ हम लूप के अंदर लूप चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बैकवर्ड इटरेशन या फिर डिक्रीमेंटल ऑपरेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। डिक्रीमेंटल ऑपरेटर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एरे है सचिन, और सचिन में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इस पर बैकवर्ड लूप चला सकते हैं और उसकी हर एक वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लेता हूँ और फॉर में सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ आई, और आई इज इक्वल टू, मैं इस बार जो आपका लूप स्टार्ट होगी वो 0 से नहीं होगी। यहाँ पे आपकी लूप जो स्टार्ट होगी वो सबसे बड़े नंबर से होगी, जो एरे में सबसे बड़ा नंबर है या फिर एरे की लेंथ है वहाँ से, और वहाँ से वो 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती रहेगी जब तक आपकी एरे की लेंथ ख़त्म नहीं हो जाती। जो एरे की लेंथ है वो ले लेते हैं, और सचिन डॉट लेंथ एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा आपकी सचिन की जो एरे की लेंथ है वो। अब एरे की लेंथ जो है वो ट्रू होती है और वो 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, 0 बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। साथ ही साथ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली जो इंडेक्स होगा ना वो एक माइनस होगा। वो एक माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सचिन के एरे की लेंथ जो रहेगी वो एक्चुअल लेंथ रहेगी, लेकिन इंडेक्सिंग में तो वो एक नीचे ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और अगर मान के चलिए यहाँ पे सचिन की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसकी लेंथ है, लेकिन ये जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो 8 ही है और हमें 8 से चालू करना है और 0 तक जाना है। और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, फिर इसे -1 कर देते हैं और फिर एक कंडीशन लेते हैं, आई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और क्योंकि हमें 0 तक चलाना है। और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर लेते हैं इस बार, इंक्रीमेंटल नहीं, क्योंकि हमारा पहले ही 8 से स्टार्ट हो रहा है और हम 0 तक जाना चाहते हैं। तो आई माइनस होगा इस बार। और यहाँ पे जैसे ही हमने लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर सेट कर दिया, इसकी बॉडी भी देते हैं और बॉडी के अंदर हम काम करते हैं, कंसोल लॉग कर देंगे सचिन की करंट इटरेशन को। आई को इटरेट करते हैं सबसे पहले, जो आपका इंडेक्स है किस इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो रहा है ये देखते हैं, और साथ ही साथ हम सचिन का करंट इंडेक्स में क्या प्रिंट हो रहा है इटरेशन में वो भी देख लेते हैं। और जैसे हम इसको कंसोल करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 8th इंडेक्स पे आपका ट्रू है, 7th इंडेक्स पे आपका एरे है, 6th इंडेक्स पे आपकी, और इस तरह से 0th इंडेक्स पे आपका सचिन है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे एरे को बैकवर्ड कैसे इटरेट किया जाए डिक्रीमेंटल ऑपरेटर के साथ, ये हमने देखा। अब यहाँ पे और एक टास्क सीख लेते हैं। एक छोटा सा एरे लेते हैं और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे R1 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
कुछ इस तरह से। अब मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, कैसे करूँगा मैं? एक फॉर लूप ले लूँगा। फॉर लूप में सबसे पहले i इज इक्वल टू r1 डॉट लेंथ -1 कर दूंगा, क्योंकि जो 7th है उसका जो इंडेक्स है उसका इंडेक्स रहेगा एक लेंथ से एक माइनस। ऐसा क्यों? इसकी लेंथ 7 है लेकिन 7th का इंडेक्स 6 रहेगा, क्योंकि एक का इंडेक्स 0 है, एक नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम कोलन दे देते हैं, सेमी कोलन, और कंडीशन हमारी तब तक ट्रू रहेगी, कब तक? जब तक i इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, तब तक ये लूप चलनी चाहिए। और साथ ही साथ i माइनस माइनस। बॉडी में हम लिख लेते हैं console.log और लिख लेते हैं हम r, जो आपका करंट एलिमेंट रहेगा उसका i एलिमेंट, जो इटरेशन वाला, करंट इटरेशन वाला एलिमेंट है, उसे प्रिंट करते हैं। और जैसे ही हम इसे लॉक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है r इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे एक्चुअली r1 होना चाहिए था। तो हम जैसे ही देखते हैं यहाँ पे आपका एरे जो है 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर का किस तरह से उपयोग किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, हमें एरे के अंदर एरे प्रिंट करना है या फिर एरे के अंदर एरे लूप चलानी है। किस तरह से करते हैं? तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, हाउ टू क्रिएट लूप इनसाइड लूप। और अब हम कभी जिम जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल एक्सरसाइज होती है, और हर एक्सरसाइज को हम, जैसे मान के चलिए हमारे पाँच एक्सरसाइज है, और डिफरेंट पार्ट्स एक्सरसाइज है वो हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करनी है। पहली एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करनी है, दूसरी एक्सरसाइज को भी 3 बार रिपीट करनी है, चौथी एक्सरसाइज को भी 4 बार रिपीट करनी है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज है वो तो रिपीट करनी ही करनी है, साथ ही साथ वो एक्सरसाइज के जो इटरेशन है उसे भी रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लासिक केस देख सकते हैं, लूप के अंदर लूप किस तरह से चलाई जाए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फॉर लूप ले लेते हैं, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फॉर लूप ले लेते हैं और फॉर लूप में लेट एक्सरसाइज एक ऑप्शन ले लेते हैं, EXERCIS एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जो है आपकी 1 से स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एक्सरसाइज का कितनी है आपकी? तो एक्सरसाइज जो है आपकी लेस देन और इक्वल टू 3, और 3 या 3 से ज़्यादा ही है, और एक्सरसाइज प्लस प्लस कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखने को मिलेगा। और फिर कंसोल लॉग में हम यहाँ पे कर सकते हैं स्टार्टिंग एक्सरसाइज, और यहाँ पे डॉलर क्वेरी में हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से टेम्पलेट लिटरल्स ले सकते हैं हम, और टेम्पलेट लिटरल्स और डॉलर क्वेरी में हम पास करेंगे आपकी एक्सरसाइज, जो आपका करंट इटरेशन रहेगा वो। और साथ ही साथ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे फिर एक फॉर लूप चला सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक्सरसाइज को रिपीट भी करना है। और क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, फॉर लूप में लेंगे लेट। अब यहाँ पे जब आप नया वेरिएबल लेते हैं टेम्पररी, वो इस वेरिएबल से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, और कितनी बार रिपीटेशन करना है? 5 बार। तो रिपीटेशन शुड बी लेस देन 6, ठीक है, और 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिपीटेशन को प्लस प्लस कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, और जैसे हम इसे रिपीटेशन को इंक्रीमेंट कर देते हैं, और लूप के अंदर एक लूप ले लेते हैं, और इसमें लेंगे कंसोल लॉग। और यहाँ पे जैसे लिफ्टिंग वेट है आपका, तो लिफ्टिंग वेट और रिपीटेशन कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? रिपीटेशन, आपका रिपीटेशन का नंबर रहेगा जो स्टोर रहेगा रिपीटेशन में रहेगा,
ये आपका रिपीटेशन में स्टोर रहेगा, और जो आपका एक्सरसाइज रहेगा वो एक्सरसाइज में स्टोर रहेगा। एंड एक्सरसाइज नंबर इज, और डॉलर क्वेरी में हम एक्सरसाइज पास कर देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज। अब जैसे ही हम इसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1, लिफ्टिंग वेट रिपीटेशन 1 एंड एक्सरसाइज नंबर इज 1, लिफ्टिंग वेट रिपीटेशन नंबर इज 2 एंड एक्सरसाइज नंबर इज 1। ऐसे 5 बार वेट उठाए, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में। फिर एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हुई, एक्सरसाइज 2 में हमने फिर 5 वेट उठाए, और फिर एक्सरसाइज 2 के अंडर रहे वो, फिर एक्सरसाइज 3 में। तो यहाँ पे एक लूप चल रही है आपकी एक्सरसाइज की, जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 1 2 3, 3 एक्सरसाइज, और उन 3 एक्सरसाइज में हमारी और एक लूप चल रही है। हर एक्सरसाइज के जो हमारे लिफ्टिंग वेट्स है उसकी रिपीटेशन करनी है हमें, तो वो रिपीटेशन 5 बार हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से लूप के अंदर एक लूप चलाई जा सकती है। इसका और एक क्लासिकल एग्जांपल देख सकते हैं हम, कि एक काम करते हैं, हमारे पास 2 एरे हैं और उन 2 एरे के नंबर के कॉम्बिनेशन को हमने एक साथ पूरा बनाना है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर आउट ऑफ 2 एरे। अब 2 एरे है हमारे पास, दोनों एरे को इटरेट करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ इस तरह से इटरेट करना पड़ेगा कि हर नंबर का एक नया कॉम्बिनेशन बन जाए। तो यहाँ पे एरे 1 ले लेते हैं हम कुछ इस तरह से, और एरे 2 ले लेते हैं, और एरे 2 लेंगे हम 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एरे हैं और इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं हम एक काम कर सकते हैं, फॉर, और यहाँ पे आई को दे सकते हैं 0, और फिर आई लेस देन और इक्वल टू आर, पहले R1 में रिपीट करेंगे, R1 डॉट लेंथ, और साथ ही साथ इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, और इसकी बॉडी में फिर एक फॉर लूप ले लेंगे, और इस फॉर लूप में इस बार आई ना लेते हुए जे लेंगे हम, जे इक्वल्स टू 0, और जे लेस देन और इक्वल टू R2 डॉट लेंथ रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जे को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, और इसके अंदर हमें प्रिंट करना है कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में क्या प्रिंट करना है, R1। अब यहाँ पे आपको R1 और R2 दोनों का एक्सेस रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और R1 का जो रहेगा करंट एलिमेंट वो प्रिंट होगा यहाँ पे सबसे पहले, और साथ ही साथ आपका R2 का भी एलिमेंट प्रिंट होगा, R2, और उसका भी J एलिमेंट, ठीक है। और जैसे हम इसे देखें तो हमारे पास क्या इसका आंसर बनता है, हम देखते हैं। यहाँ पे हमें अनडिफाइंड कुछ एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है वो देखते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे आर डॉट लेंथ यहाँ पे -1 लेनी थी, और यहाँ पे भी -1 लेनी थी। और जैसे ही हम इसको रन करें, हमें देखने को मिलता है हर नंबर का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे आपका 1 के साथ 8 का बना, 1 के साथ 9 का बना। सबसे पहले क्या किया इसने, पहले एरे को इटरेट किया 1 2 3 4 5 6 7 तक, और साथ ही साथ उस एरे के साथ दूसरे एरे के हर एलिमेंट को वो जोड़ता गया। फिर दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरे एरे के एलिमेंट के साथ उसे जोड़ता गया, तीसरा लिया, तीसरे के साथ सबको जोड़ता गया, और इस तरह से हमने नंबर कॉम्बिनेशन बनाए हैं। जैसे 1 1 1 1 1 और 8 9 10 11 12 13, 2 के साथ 8 9 10 11 12 13, 3 के साथ 8 9 11 12 13। इस तरह से ये काफ़ी सारे नंबर के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एरे के अंदर लूप के अंदर लूप किस तरह से चलाई जाए, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से आप
डिक्रीमेंट ऑपरेटर की सहायता से लूप को बैकवर्ड इटरेट कर सकते हैं। अब आगे का जो हमें देखना है वो है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या होती है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, व्हाइल लूप लिख लेता हूँ, व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप कहाँ काम में आती है, सबसे पहले ये देखते हैं। व्हाइल लूप आपकी तब काम में आएगी जब आपको ये पता नहीं कि आपके इटरेशन कितने होने वाले हैं। तो आपको ये फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन 100 होने वाले, 1000 होने वाले, n नंबर होने वाले, ये पता नहीं होता। और ऐसी क्या सिचुएशन होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे मैं अगर एक डाइस होती है आपकी डाई, जिसमें 6 फेस होते हैं, क्यूबिकल डाइस, उसमें 6 फेस होते हैं और हर किसी में 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली डॉट बने हुए होते हैं। जब उस डाई को रोल किया जाता है तो हमें ये पता नहीं है कि कितने इटरेशन हमें उसे रोल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 6 आएगा। हमें ये बिल्कुल डेफिनेटली पता नहीं होता, क्योंकि ये रैंडम थिंग है और ये प्रोबेबिलिटी आप इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। एज सच प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि कब आएगी, कितने इटरेशन लगेंगे। जैसे मैं डाई को एक बार रोल करूँ 1 आएगा, दूसरी बार रोल करूँ फिर भी 1 2 3 5 तक आ सकता है, 6 भी आ सकता है। हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, हो सकता है कभी 6 आए ही ना, आपके इटरेशन चलते ही रहे, 6 कभी आए ही ना। ये भी हो सकता है कि कुछ इटरेशन के बाद आए। अब इस केस में आपको ये पता नहीं है कि इटरेशन कितने चलने वाले हैं, और ऐसी केस के लिए सूटेबल है आपकी व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप को किस तरह से चलाते हैं, थोड़ा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। एक काम करते हैं, नॉर्मल जो आपकी लूप होती है ना, किस तरह से चलती है ये तो हमने देख लिया है कि नॉर्मल लूप में जो आपका होता है, हमने एक चप्पू चलाने वाला एग्जांपल लिया था कि हम नाव में बैठ के जब स्ट्रोक मारेंगे 1 2 3 4 समथिंग अराउंड 1000, तो वो किस तरह से होते हैं। और वही एग्जांपल हम व्हाइल लूप की सहायता से लेंगे कि हमें पता नहीं है कितने इटरेशन होंगे, लेकिन ठीक है फिर भी 1000 तक ले लेते हैं। तो वो किस तरह से रन होगी उसे देख लेते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं व्हाइल लूप का। जो आपकी नॉर्मल फॉर लूप होती है ना, वो कुछ इस तरह से रन होती है, फॉर लूप। और उसमें क्या लेते हैं, आप लेते हैं लेट रिपीटेशन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, और रिपीटेशन उसमें कंडीशन लेते हैं, रिपीटेशन लेस देन ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1000 तक ये ट्रू रहेगी, 100 तक ले लेते हैं, 100 तक ये ट्रू रहेगी। और साथ ही साथ आप इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर जोड़ देते हैं, रिपीटेशन प्लस प्लस, और इसकी बॉडी में आप कंसोल लॉग करते हैं स्ट्रोक नंबर और डॉलर क्वेरी में हम स्ट्रोक को पास कर देते हैं, जैसे रिपीटेशन। तो आपका करंट इटरेशन क्या चल रहा है वो पता चलेगा। ये आपका नॉर्मल केस है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इस कोड को थोड़ा साइड लाइन कर सकता हूँ, इसके टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो स्ट्रोक नंबर 1 2 3 4 आपका 100 तक चला है। अगर मैं सेम लूप को यहाँ पे मैं 10 तक भी ले सकता हूँ, वो बेटर रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे ये 10 तक आ गया है, ठीक है। हम इस कोड को भी थोड़ा आउट ऑफ सर्विस कर सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। इसे आउट ऑफ सर्विस कर लेते हैं, और हम यहाँ पे अब यहाँ पे आपके 10 इटरेशन 1 2 3 4 स्ट्रोक नंबर आपको देखने के मिले। ये हमने जो किया है ये नॉर्मल फॉर लूप के साथ ऐसे किया है। इसी एग्जांपल को हम व्हाइल लूप के साथ कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं। व्हाइल लूप में आपको यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन देनी होती है, व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, आपकी जो बॉडी है फंक्शन की वो रिपीट होती जाएगी। अब व्हाइल में कंडीशन क्या देंगे, तो कंडीशन देंगे रिपीटेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1000। आपकी क्या होगी, आपकी जो कंसोल लॉग होगी, कंसोल लॉग में आपका रिपीटेशन स्ट्रोक नंबर, तो यहाँ पे भी हम स्ट्रोक, इस बार स्ट्रोक नहीं लेते,
हम लेते हैं पेडल लेते हैं, पेडल नंबर, और पेडल नंबर हम एक काम करते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और पेडल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे आपका रिपीटेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमें, अब ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं हम, रिपीटेशन की जगह पीडी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ एरर आएगा, क्या एरर आएगा मैं बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ इतना ही देना पड़ता है हमें व्हाइल लूप में, जबकि हमारे फॉर लूप में 3 कंपलसरी आर्गुमेंट जो होते हैं वो पास होते ही होते हैं। व्हाइल में आपके सिर्फ एक आर्गुमेंट पास होता है, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन है वो हम व्हाइल लूप के बाहर करते हैं। तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, पेड इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, और इसे इनिशियलाइज कर दिया हम लेट के साथ कर सकते हैं, लेट पेड इज इक्वल टू 1। और जो आपका इंक्रीमेंट होता है लूप का, आपका इंक्रीमेंट किस तरह से होगा, तो हम यहाँ पे लूप के अंदर, लूप के आखिर में यहाँ पे हम पेड को पेड प्लस प्लस कर सकते हैं। और जैसे ही ये हमारा चालू होता है हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चल पड़ा है। अब एक्चुअली यहाँ पे रेप इज़ नॉट डिफाइंड, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, रिपीटेशन, ओके, एक्चुअली यहाँ पे पेड होना चाहिए। तो जैसे हम इसे रन करते हैं, देखिए आपका सबसे पहले स्ट्रोक नंबर 1 2 3 4 10 तक आया, और साथ ही साथ आपका पेडल नंबर, मैं यहाँ पे मुझे 10 ले लेना चाहिए था। तो देखिए आपका सेम तरह से काम करती है फॉर लूप की तरह, फॉर लूप की तरह जैसे ये 10 हुए और पेडल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 10 तक हुए। अब यहाँ पे फॉर लूप में क्या है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले एक वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, कंडीशन सेट करनी है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। व्हाइल लूप में आपको सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करना है, कब तक आपकी ट्रू रहेगी, और आपको जो इनिशियलाइजेशन करना है वो लूप के बाहर करना है, और जो आपको इंक्रीमेंट करना है वो लूप के आखिरी एंड में करना है, यहाँ पे जैसे हमने किया। अब यहाँ पे हम और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आपके पास डाइस है और आप उसे रोल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 6 बार 6 आए। अब ये 6 कब तक आएंगे ये आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ, रोल डाइस until you get 6। अब जब तक 6 नहीं मिल जाता हमें इसे रोल करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक व्हाइल लूप ले लेते हैं और व्हाइल लूप में एक काम करते हैं, रोल ये आपकी लूप कब तक चलेगी, जब तक आपको 6 नहीं मिल जाता। जैसे ही आपका 6 रोल होता है आपको लूप बंद कर देनी है। रोल ये कब तक ट्रू रहेगी, रोल इज नॉट इक्वल टू 6, रोल इज नॉट इक्वल टू 6, और ये आपकी कंडीशन है। और मुझे सबसे पहले इसे रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रोल इज इक्वल टू, कुछ कंडीशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इनिशियलाइज करना है और हमें यहाँ पे लूप में सेट करना है। रोल इज इक्वल टू सेट करना है हमें। हमारे पास एक math.random होता है फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, जो रैंडम नंबर 0 to 1 जनरेट करता है। इसमें 0 to 1 रेंज होती है, लेकिन 0 इंक्लूसिव होता है, 1 इंक्लूसिव नहीं होता। तो 0.99 भी इसमें हो सकता है जनरेट, 1 जनरेट नहीं होगा। 0 to 1 तक नॉट इंक्लूसिव 1 वैल्यू जनरेट होगी। अब रोल में हम क्या कर सकते हैं, मैथ कैपिटल M, एक्चुअली मैथ.रैंडम, और मैथ.रैंडम होगा। और साथ ही साथ एक काम कर सकते हैं, इसमें हमें ये जो है ये आपका डेसिमल पॉइंट में रहेगा, इसे हम 6 की रेंज में लाना है। अगर इसे हमने 6 की रेंज में लाना है तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो ये 0 to 5.99 तक वैल्यू देगा, 6 वैल्यू नहीं देगा, 6 इंक्लूसिव नहीं रहेगी। और इसे इंक्लूसिव बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसमें इसे प्लस कर सकते हैं 1 को, तो आपकी 6 भी इंक्लूड होगी। और इसमें
+1 कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसे math.floor कर सकते हैं ताकि आपके math.floor तो आपका जो राउंड अप होगा वो बेसिकली नियरेस्ट इंटीजर की तरफ होगा। अब जैसे हमने ये किया, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं। क्या कंसोल लॉग कर सकते हैं? कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हम लिखेंगे you have rolled और यहाँ पे डॉलर क्वेरी पास कर देंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग लेना था, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग में आएगा ये सब, और डॉलर क्वेरी में हम पास करते हैं रोल की वैल्यू क्या आई है वो। और फिर अगर आपका 6 आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें कंडीशन सेट करनी है इफ़ रोल, अगर कभी रोल आपका 6 आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें कंसोल लॉग करना है। कंसोल लॉग क्या करेंगे हमें कंसोल लॉग करना है 6 was rolled, 6 is rolled and loop is about to exit, लूप ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, लूप को एग्ज़िट करने के लिए यहाँ पे ब्रेक भी दे सकते हैं। तो जैसे हम इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को, हमें देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे you have rolled 5, you have rolled 1, you have rolled 3, you have rolled 1, you have rolled 6 और 6 is rolled। जैसे ही लूप ख़त्म हुई, लूप इज़ अबाउट टू एग्ज़िट और लूप एग्ज़िट हो गए। और हाँ, और एक बात, यहाँ पे हमें ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो कंडीशन सेट करी है, कंडीशन में ही शुरुआत में व्हाइल आपकी कंडीशन रोल 6 नहीं है तब तक ही ये लूप रन करेगी। जैसे ही आपका 6 हो जाएगा ये लूप कैंसिल हो जाएगी, नहीं रन करेगी। जैसे हम इसमें सर्च मारे तो यहाँ पे देखते हैं, रन करते हैं, यू हैव रोल्ड 1 2 3 1 2 1 4 6 और जैसे ही रोल 6 हुआ, 6 इज रोल्ड, लूप इज़ अबाउट टू एग्जिट। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरी एक कंडीशन भी दे सकते हैं। इसी प्रोग्राम को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे रोल की जगह मैं व्हाइल कंडीशन इज़ ट्रू, व्हाइल कंडीशन इज़ ट्रू, हमें क्या करना है, रोल करना है। रोल इज इक्वल टू math.floor, math.random, ये सब जैसे का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे इफ रोल इज़ इक्वल टू 6 तो यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा इफ़ 6 रोल, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ तो ये इनफाइनाइट लूप होगी, और इनफाइनाइट लूप होगी तो आपके ब्राउज़र को ये हैंग कर सकती है। ये लूप कभी रुकेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन है ट्रू, और ट्रू है तो अब कंडीशन ही ट्रू है, हमने यहाँ तो कंडीशन ही सेट नहीं करी है, कहाँ ये ब्रेक होगी। तो ब्रेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, इफ़ रोल्स वैल्यू इज़ 6, रोल की वैल्यू 6 होती है तो 6 इज़ रोल्ड, और साथ ही साथ हमें ब्रेक भी कर देना है। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ये लूप क्लोज होगी, अदरवाइज़ ये आपके ब्राउज़र को हैंग कर देगी। मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे रन करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा यू हैव रोल्ड। एक्चुअली हमारा ब्राउज़र हैंग हो चुका है क्योंकि हमने एक सेव किया था प्रोग्राम। अब इसे हमें फिर से रन करना पड़ेगा, मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका यू हैव रोल्ड 6, पहली बार में हमारी इटरेशन में 6 रोल हुए और हमारी लूप चली ही नहीं। मैं दूसरी बार करता हूँ, यहाँ पे 3 2 3 1 4 2 4 5 4 5 6, अब जैसे ही 6 हुआ उसके बाद ये लूप ब्रेक हुई है। तो यहाँ पे ब्रेक सेंटेंस देना व्हाइल लूप में, अगर आप कंडीशन
प्योरली ट्रू दे रहे हैं तो आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देते तो आपकी इनफाइनाइट लूप चलेगी और इनफाइनाइट लूप चलने के कारण आपका ब्राउज़र हैंग हो सकता है। इसीलिए हो सकता है क्या, होगा ही, डेफिनेटली होगा। इसीलिए ऐसे कंडीशन में आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा। तो आज हमने सीखा किस तरह से हम इटरेशन को, जो फॉर लूप में इटरेशन को रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं ये देखा। साथ ही साथ हमने लूप इनसाइड लूप किस तरह से चलाया जाए ये भी देखा। और फिर हमने व्हाइल लूप भी देखा, और व्हाइल लूप में हमने दो तरह की कंडीशन सेट करी, एक डायरेक्ट कंडीशन सेट करी और दूसरी व्हाइल ट्रू करी, और ब्रेक के साथ भी उसे अप्लीकेबल करके किस तरह से रन किया जाए ये भी देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम एक कोडिंग चैलेंज के साथ इसी पार्ट को कंक्लूड कर देंगे और बाद में कुछ एडवांस टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।